हाँ जी, गुड इवनिंग। आज मैं आपको कंसल्टिंग के वर्ल्ड में हल्का सा ले जाके दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकली मान के चलिए मेरे पास कोई ऐसा क्लाइंट का केस आता है जहाँ पे उनकी 1000 जीएसटी रिटर्न्स फाइल करी जाती हैं। बहुत बड़ा क्लाइंट है, मल्टीपल ब्रांचेस हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर, अलग अलग पैन नंबर भी मान के चलिए निकल के आते हैं। ऐसा कोई क्लाइंट का केस निकल के आता है जहाँ पे इनकी जो भी जीएसटी रिटर्न्स फाइल करी जा रही हैं उनमें इनकन्सिस्टेंसी है, रिकन्सिलिएशन की रिक्वायरमेंट है और वो मुझसे चाहते हैं कि मैं उनको कंसल्टेंसी दूँ। उनके ये जो भी डिस्क्रिपेंसीज निकल के आ रही हैं जीएसटी R1 के डेटा में 2A 2B 3 वगैरह वगैरह, इनके डेटा में जो भी डिस्क्रिपेंसीज निकल के आ रही हैं वो मैं इनको सॉर्ट आउट करके दिखाऊं, रिकंसाइल करके दिखाऊं। तो मैं कितने पैसे कोट करूंगा इस चीज़ के लिए, वो फिगर आउट करने के लिए भी, वो भी एक अपने आप में एक टैलेंट है कि आपको कितना पैसा कोट करना चाहिए अपनी सर्विसेज के लिए। तो वो फिगर आउट करने के लिए सबसे पहली चीज़ मुझे क्या करनी होगी, मुझे डिटर्मिन करना होगा एक काम करने के लिए मुझे टाइम कितना लगेगा। और वो टाइम डिटर्मिन करने की अगर आप बात करेंगे, और 1000 जीएसटी रिटर्न्स की मैं बात कर रहा हूँ रिकंसाइल करने की, तो कोई भी इंसान सोचेगा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड उसी चीज़ को सोच के हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा कोट करना भी पड़े अगर आप पर आवर बेसिस पे ठीक ठाक चार्ज करते हैं तो। मुझे देखिए ज़्यादा कोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं पर आवर बहुत ज़्यादा चार्ज करने के बावजूद इनको बहुत कम पैसों में ये वाला काम करके दे सकता हूँ। क्यों? ये जो रिकन्सिलिएशन है आपको वैसे लग रहा होगा बहुत बड़ा टास्क है, 1000 जीएसटी रिटर्न्स में आपको करना होगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर का। थियोरेटिकली आपने पढ़ रखा है, प्रैक्टिकली आप आज देखने वाले हैं उसको। तो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर की अगर आप सर्विसेज को लेते हैं, कोई भी सर्विसेज अवेल करते हैं, तो उसमें कैसे कैसे आपके लिए क्या क्या डिफरेंसेस निकल के आ सकते हैं, जीएसटी पोर्टल पे चीज़ें कैसे होती हैं, इनकी सर्विसेज को यूटिलाइज करके क्या डिफरेंसेस निकल के आते हैं, वो आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। मैं प्रैक्टिकली आपको रिकन्सिलिएशन करके दिखाऊंगा कैसे करी जाती है, ताकि थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली भी पता हो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं मार्केट के अंदर। एंड अगर आपको अपने क्लाइंट को कोड करना है कि मुझे इतने इतने पैसे चाहिए होंगे ये वाला काम करने के लिए, आपको पता हो कितना कोड करना है, ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स कितने रिक्वायर्ड है। ऐसी मान के चलिए आप अपने क्लाइंट के लिए काम नहीं करना चाहते, आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इतनी बहुत सारी रिटर्न्स निकल के आती है, एंड आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो भी लोग हैं वो ये वाले काम को सीखना चाहते हैं, तो उनको भी इस वीडियो के अंदर आइडिया लग जाएगा कि ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं। और ये चीज़ें जब आपको पता होंगी प्रैक्टिकली आप इंप्लीमेंट भी करने लग जाएंगे। नहीं पता होंगी तो अननेसेसरली वो 1000 जीएसटी रिटर्न में रिकन्सिलिएशन करने के लिए बहुत बड़े बड़े प्रोसेस पकड़ के अननेसेसरली अपना टाइम लगाएंगे। तो खैर वीडियो को स्टार्ट करेंगे, आपको अपना स्क्रीन दिखाऊंगा जहाँ पे मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा ये रिकन्सिलिएशन कैसे करी जाती है, एंड आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि ये वाला काम आपको कैसे करना होगा। ठीक है जी, स्क्रीन को देखिए। ये देखिए, ये मैंने टाटा का TCS GSP पोर्टल खोल दिया है और यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा बाय टेकिंग टाटा एज अ क्लाइंट कि अगर टाटा के केस में उनकी रिकन्सिलिएशन की रिक्वायरमेंट निकल के आ रही है तो प्रैक्टिकली वो ये वाले काम को कैसे कर सकते हैं यही वाले सॉफ्टवेयर को यूज़ करके। एंड दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। किसी भी आप जीएसपी की बात करेंगे, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर की बात करेंगे, तो सिमिलर मॉडलिटी पे काम करा जाता है। सॉफ्टवेयर जैसे काम करता है उसका तरीका डिफरेंट हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है आपको ज़्यादा पसंद आए, कोई कम पसंद आए, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, क्या क्या काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो पहले मैं लॉगिन करता हूँ, फिर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल की तरह कि रिकन्सिलिएशन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे करी जाती है। ये देखिए, मैंने पोर्टल पे लॉगिन कर दिया। अब पहले मैं आपको एक सिचुएशन बता देता हूँ जिसको हम डील करने के लिए रिकन्सिलिएशन वाला प्रोसेस यहाँ पे चालू करेंगे। रिकन्सिलिएशन कर लेंगे बाद में, लेकिन पहले आप समझिए दिक्कत निकल के कहाँ पे आ रही है। मान के चलिए टाटा मेरे पास आती है और उसको रिकन्सिलिएशन करवानी है। क्यों करवानी है? उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के तहत फॉर एनी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड उनका आईटीसी होना चाहिए लेटर से 20 करोड़ का, लेकिन उनको जीएसटीआर 2A 2B खोलने के बाद वहाँ पे कितने का आईटीसी रिफ्लेक्ट होता दिख रहा है? 5 करोड़ का दिख रहा है। अब ये जो 15 करोड़ का गैप है इसको छोड़ना तो नहीं चाहिए आइडियली, और पूरे 20 करोड़ आप ले भी नहीं पाएंगे, लिमिटेशन लग जाती है जीएसटी एक्ट के अंदर कि 2A 2B में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तो आप पूरा अमाउंट नहीं ले सकते। तो अब ये मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमारे वाले केस में बताइए कि ये जो 15 करोड़ का डिफरेंस निकल के आ रहा है ये क्यों निकल के आ रहा है? क्या हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री को रिकॉर्ड नहीं कर रखा या फिर ओवर रिकॉर्ड कर रखा है? क्या हमारा जो भी सप्लायर है, जो हमारा वेंडर है, उसने GSTR1 को फाइल नहीं करा है, या फिर अगर फाइल करा है तो कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाल के फाइल कर दिया है जिसकी वजह से आईटीसी हमें नहीं मिल पा रहा? बेसिकली जो भी डिफरेंस है उसके पीछे रीज़न जब तक नहीं पता चलेगा तो वो रीज़न को खत्म नहीं करा जा सकता, वो डिफरेंस को खत्म नहीं करा जा सकता। सो फॉर देम टू बी एबल टू ब्रिज दिस पर्टिकुलर गैप उनको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डिफरेंस आ क्यों रहा है, और वहीं पे मैं पिक्चर में आता हूँ। अब मैं करने क्या वाला हूँ देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको दिखाऊंगा रियल टाइम डेटा उठा के, जिसके बेसिस पे आपको आइडिया लगेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो 20 करोड़ का आईटीसी आ रहा है और एक्चुअली इनकी जीएसटीआर 2A 2B के अंदर 5 करोड़ का जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसके डिफरेंस को मैं कैसे ढूंढने की कोशिश करूंगा कि कहाँ पे गैप आ रहा है, और इनको एडवाइस कैसे करूंगा, कंसल्टेंसी कैसे दूंगा। देखिए, पोर्टल के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी फंक्शनैलिटी की तरह। पहले एक बार यहाँ पे कोई क्लाइंट को पकड़ लेते हैं, लेट अस से वी टेक दिस पर्टिकुलर कोड, जो कि ये रहा। एक पर्टिकुलर क्लाइंट को मैंने पकड़ लिया है। ये वाले पोर्टल से मैं सारे के सारे क्लाइंट्स को अपने मैनेज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आपको पहले कुछ चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि ये वाले जीएसटी नंबर के लिए डिपेंडिंग ऑन कौन से टैक्स पेयर ये हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स आती हैं, कौन सी रिटर्न को फाइल करने की। देन यहाँ पे फाइलिंग का स्टेटस दिखाया जा रहा है, किस किस लेजर में कितना बैलेंस है, कितना आपने पे कर रखा है, कितना क्रेडिट अवेल कर रखा है, वगैरह वगैरह, वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है। ये हमारे काम की नहीं है।
अभी हमें क्या करना है, हमें रिकंसिलिएशन पे फोकस करना है। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स की बात करेंगे तो मल्टीपल सर्विसेज ये आपको दे जाते हैं। हम सारी सर्विसेज की बात नहीं कर पाएंगे एक वीडियो के अंदर। आज रिकंसिलिएशन की बात कर लेते हैं, किसी और दिन प्रैक्टिकली कोई और चीज़ मैं आपको सिखा जाऊंगा। अभी रिकंसिलिएशन देखिए कैसे करी जाती है। अभी जो सॉफ्टवेयर है, ना ही इसको ये पता है मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 20 करोड़ का बैलेंस कैसे आ रहा है, जो कि मुझे आईटीसी की तरह मिलना चाहिए। ना ही इसको ये पता है कि मेरी जीएसटी या 2A 2B के अंदर 5 करोड़ का बैलेंस आ रहा है। तो डिफरेंस ये बता देगा, लेकिन डिफरेंस बताने के लिए पहले मुझे डेटा फीड इन करना पड़ेगा ताकि इसको पता तो चले कि दोनों डेटा हैं क्या जिसमें डिफरेंसेस को ढूंढना है। तो पहले डेटा फीड इन करते हैं। कैसे करा जाएगा देखिए, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रही है, इनवॉइस डेटा अपलोडिंग एंड ट्रैकिंग। ये मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाले डेटा को फीड इन करने वाला हूँ। पहले मुझसे पूछा जा रहा है फाइलिंग पीरियड क्या है, यानी कि आप कौन से पीरियड का बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेटा अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पे लेटेस्ट से फॉर एग्जांपल आई चूज मई 2022 कि वो वाले पीरियड के लिए मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ जहाँ पे मेरी बुक्स के तहत मुझे 20 करोड़ का आईटीसी मिल जाना चाहिए। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा वाला डेटा आप देना चाहते हैं, परचेज रजिस्टर का देना चाहते हैं, सेल्स का देना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। अभी एग्जाम्पल के लिए GSTR2 इसको पकड़ लेते हैं, विच बेसिकली मीन्स कि मैं इनको परचेज का डेटा दे रहा हूँ। अब आगे ये डेटा देने के लिए फॉर्मेट क्या यूज़ करा जा रहा है, क्या वो वाला फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं जो कि जीएसटी पोर्टल की वेबसाइट पे है, या फिर टीसीएस का अपना जो फॉर्मेट है वो यूज़ कर रहे हैं। अभी अगेन एग्जाम्पल के लिए टीसीएस वाले फॉर्मेट की बात करते हैं, जो मैं आपको कुछ देर में दिखाने ही वाला हूँ कि कैसा होता है। देन आगे आपसे टाइप्स ऑफ अपलोड पूछे जा रहे हैं जो कि 8 टाइप के निकल के आते हैं। एंड ये थोड़ी ज़्यादा ही टेक्निकल डिस्कशन हो जाएगी, तो ये वाले पार्ट को अभी रहने देते हैं, किसी और दिन आपको बता दूंगा। अभी के लिए मान के चलिए मिनिमल B2B डेटा जो कि CSV फॉर्मेट में दिया जाएगा वो हम देने वाले हैं। आगे आपको ये दिखाया जा रहा है कि कौन से जीएसटी नंबर के लिए ये वाली सारी चीज़ें अपलोड करी जा रही है। मैं आईटीसी कौन से नंबर के अगेंस्ट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे मुझे क्लिक करके वो फाइल को अपलोड कर देना है। कौन सी फाइल की बात करी जा रही है वो भी ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये वो टीसीएस वाला फॉर्मेट है जिसमें मैं अपने परचेज की डेटा को इनको देने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए है क्या क्या कॉलम्स आपके। पहला वाला कॉलम आपको दिख रहा है जहाँ पे मेरा खुद का जीएसटी नंबर है, यानी कि मेरे क्लाइंट का टाटा का जीएसटी नंबर है जिसके अगेंस्ट आईटीसी मैप होना चाहिए। आगे क्या है, ये काउंटर पार्टी का जीएसटी नंबर है, यानी कि वो वाले वेंडर का जीएसटी नंबर है जिनको आईटीसी इसको देना चाहिए था, जिनसे कोई भी चीज़ें खरीदी गई हैं। आगे इनवॉइस नंबर आ जाता है, इनवॉइस की डेट आ जाती है, टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी का अमाउंट, मल्टीपल चीज़ें आपकी यहाँ पे आपको दिख रही हैं। सो बेसिकली व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं टाटा को बोलूँगा कि आप अपने अकाउंटेंट्स को साथ में बैठाइए और बिठाने के बाद ये सारा डेटा कोलेट करके मुझे दीजिए। मेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स का फॉर द मंथ ऑफ मई 2022 पूरा का पूरा डेटा होना चाहिए। एंड वंस आई गेट दिस डेटा, मैं यही वाला डेटा पोर्टल के अंदर अपलोड कर दूंगा। अभी तक मेरी कोई मेहनत नहीं लग रही है, मुझे बस बेसिक अपलोडिंग करनी है। मेहनत कहाँ पे चालू होगी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी एक बार वापस आ जाते हैं पोर्टल पे। अब यहाँ पे पोर्टल पे वापस आके मैं वही एक्सेल शीट जो मैंने अभी आपको दिखाई थी वो अपलोड कर दूंगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच पोर्टल को पता चल जाएगा कि मैं जो क्लेम कर रहा हूँ कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 20 करोड़ का आईटीसी होना चाहिए वो क्यों क्लेम कर रहा हूँ, कौन सी एंट्रीज के बेसिस पे क्लेम कर रहा हूँ। एंड दैट इज द डेटा विच आई एम गोना सबमिट। एक बार मैं सबमिट करूंगा, अगर उसमें कोई भी एरर नहीं होगा, सारे के सारे फील्ड्स को मैंने ढंग से फिल करा होगा, तो सीधा शीट प्रोसेस हो जाएगी। ऐसे ग्रीन कलर से आपका लिखा आ जाएगा प्रोसेस्ड, और अगर कोई भी एरर्स होंगे तो लिखा आ जाएगा प्रोसेस्ड विद एक्सेप्शन। अगर एक्सेप्शन है तो आप चेक कर लीजिए कहाँ कहाँ पर डिफरेंसेस निकल के आ रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं रेक्टिफाई करिए, दोबारा अपलोड करिए। एक बार आपने डेटा ढंग से अपलोड कर दिया है, अब पोर्टल को ये तो पता चल गया है बुक्स के हिसाब से 20 करोड़ आना चाहिए। अब पोर्टल को हमें ये भी बताना है कि रिटर्न के हिसाब से 2A 2B के हिसाब से एक्चुअली 5 करोड़ का आईटीसी ही मैप हुआ है मेरे वाले नंबर के अगेंस्ट। तो वो कैसे बताया जाएगा देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगी गेट रिटर्न डेटा। कौन सी रिटर्न की बात करिए, 2A 2B की बात करी जा रही है यहाँ पे, बिकॉज हम परचेजेस की बात कर रहे हैं। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं अगेन मल्टीपल जीएसटी नंबर्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे देखिए मल्टीपल क्लाइंट्स के जीएसटी या 2A 2B वाले डेटा को फेच करना है, तो मुझे इंडिविजुअली, वैसे अगर आप जीएसटी पोर्टल की बात करेंगे तो इंडिविजुअली मुझे बार बार हर नंबर से लॉगिन करना पड़ेगा, 2A 2B का डेटा फेच करना पड़ेगा, अलग अलग टैक्स पीरियड्स के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। यहाँ पे वो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे दो चीज़ों की बहुत अच्छी लिबर्टी मिलती है। पहली चीज़, मैं मल्टीपल नंबर्स को एक बार में सिलेक्ट करके सबके लिए डेटा फेच कर सकता हूँ, 2A 2B वगैरह वगैरह जो भी डाउनलोड करना चाहता हूँ, सीधा पोर्टल से बैक एंड पे वाला डेटा डाउनलोड हो जाता है। दूसरी चीज़, मल्टीपल पीरियड्स के लिए एक बार में कर सकता हूँ, मुझे अलग से इंडिविजुअली हर महीने के लिए, हर क्वार्टर के लिए अलग से करने की जरूरत नहीं है, एक बार में कर सकता हूँ। दूसरा, अगर आपने प्रैक्टिकली कभी भी पोर्टल पे 2A 2B का डेटा डाउनलोड करा होगा तो आपको पता होगा दैट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आपके डाउनलोड क्लिक करते ही डाउनलोड नहीं हो जाता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पोर्टल का सरकार ने इनको कुछ ऐसे एक्सेस दे रखा है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स को कि इनके यहाँ पे डाउनलोड करने के टाइम पे इंस्टेंटली आपका डेटा डाउनलोड हो जाता है। तो ये भी एक फ़ायदा हो जाता है। खैर, अभी मुझे इन 4 के लिए नहीं चेक करना, मुझे एक ही नंबर के लिए चेक करना है जो कि टाटा वाला क्लाइंट हमने पकड़ा था, विच इज़, एक बार मैं पुट इन कर देता हूँ उनका नंबर, ये रहा। तो ये क्लाइंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कौन सा वाला डेटा डाउनलोड करना है, GSTR2B वाला डेटा डाउनलोड करना है, तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन मुझसे पीरियड पूछा जा रहा है कौन से पीरियड के लिए करना चाहते हैं। करना चाहूँ तो मैं मल्टीपल मंथ्स के लिए एक बार में कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मई 2022 वो वाली डेटा की बात करते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग एंडिंग दोनों में ही मई 2022 को डाल दिया। अब यहाँ पे मैं चेक करूँगा स्टेटस को एंड देन गेट लेटेस्ट डेटा, इस पर क्लिक करूँगा, जो करते ही मेरा डेटा डाउनलोड हो जाएगा। और एक बार डेटा आपका डाउनलोड हो जाता है, अब पोर्टल को दोनों ही चीज़ें पता है। इनको ये भी पता है मेरी बुक्स में 20 करोड़ का आईटीसी आ रहा है, उतना मुझे मिलना चाहिए, लेकिन मेरी 2B के अंदर 5 करोड़ का दिखा रहा है। अब पोर्टल का काम है आइडेंटिफाई करना कि ये जो 15 करोड़ का गैप है ये क्यों है, इसके पीछे रीज़न आइडेंटिफाई करना।
एंड देन एक बार ही मुझे रीजन आइडेंटिफाई करके दिखा देता है, तो उस रीजन को रेक्टिफाई करना, उसको खत्म करना, जो भी डिफरेंसेस निकल के आ रहे थे वो मेरा काम होने वाला है, वो मैं कर लूंगा, बट रीजन तो बताया जाए मुझे। सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज, अब मैं रिकंसिलिएशन वाली जगह पे जाऊंगा और ये वो जगह है जहाँ पे मैं फाइनली रिकंसिलिएशन वाली एक्टिविटी करने वाला हूँ। करने को मैं मंथली भी कर सकता हूँ रिकंसिलिएशन, ईयरली भी कर सकता हूँ, कोई भी रेंज पकड़ के उसके लिए भी कर सकता हूँ। अभी मंथली मान के चलते हैं। यहाँ पे जीएसटी नंबर डाला गया है जिसके लिए रिकंसिलिएशन करनी है। कौन से वाले फॉर्म को यूज़ करना है, GSTR2, यानी कि दिस इज इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट की परचेजेस की बात करी जा रही है। डाउनलोड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि B2B वाली रिकंसिलिएशन करनी है या फिर क्रेडिट डेबिट नोट वाली रिकंसिलिएशन करनी है। अभी के लिए B2B मान के चलते हैं। देन आपसे पीरियड पूछा जा रहा है कि कहाँ से लेके कहाँ तक, कौन से वाले रिकॉर्ड्स को चेक करना है रिकंसाइल करने के लिए। अगेन यहाँ पे मई 2022 आ ही रहा है क्योंकि वही मैंने डेटा इसको फीड इन करके दिया है, तो वही डेटा इसके पास है भी और कोई रिकंसिलिएशन ये कर भी नहीं पाएगा, हमें करवानी भी वही है। आगे टॉलरेंस टाइप आपसे पूछी जा रही है। अब ये क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। पहले मान के चलिए इसको रुपीज़ में देखते हैं, परसेंटेज में नहीं देखते। काफ़ी सारे GST टैक्स पेयर्स की एक प्रैक्टिस होती है कि वो जो भी अमाउंट्स निकल के आते हैं उनको राउंड ऑफ कर देते हैं, 9 रुपये की जगह 10 रुपये लिख देते हैं, 99 की जगह 100 लिख देते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई ऐसा कोई छोटा मोटा अगर डिफरेंस निकल के आ रहा है 5-10 रुपये का, तो उसको इग्नोर करना, वो मुझे मिसमैच की तरह मत दिखाना, रिकंसिलिएशन की तरह मत दिखाना, तो वो भी मैं सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट कर सकता हूँ। अब मान के चलिए मैंने यहाँ पे 10 रुपीज़ डाल दिया, तो मान के चलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई फिगर निकल के आ रही है 100 रुपये की, और लेटेस्ट से GST रिटर्न के अंदर जो भी डेटा निकल के आ रहा है वो 90 रुपीज़ से लेके 110 रुपीज़ तक का निकल के आ रहा है, यानी कि +-10 का डिफरेंस निकल के आता है। तो ये उसको मिसमैच की तरह नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा रिकॉर्ड्स मैच कर गए हैं रिटर्न के अंदर और आपकी बुक्स के अंदर सेम डेटा है। तो ऐसा भी अगर मैं करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। वेरिएंस को रुपीज़ में भी दिखा सकता हूँ, परसेंटेज में भी सिग्निफाई कर सकता हूँ। तो ये पूरी की पूरी एक्टिविटी मैंने कर ली है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं प्रोसेस रिकंसिलिएशन करूँगा और एक बार मैं ये करूँगा उसके बाद रिकंसाइल डेटा मेरे पास आ जाएगा। एक्सेल की एक शीट आ जाती है जिसके अंदर मुझे जो 15 करोड़ का डिफरेंस निकल के आ रहा है ना ITC का, उसके पीछे रीज़न पता चल जाएगा कि ये क्यों निकल के आ रहा है। अगेन वो भी मैं आपको शीट दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। देखिए ये एक एग्जांपल है वही टाटा वाले क्लाइंट का, जहाँ पे जो भी डिफरेंसेस निकल के आ रहे हैं वो आपको कैसे दिखाए जाते हैं रिकंसिलिएशन करने के बाद, सॉफ्टवेयर आपको आउटपुट कैसा देता है वो मैंने आपको दिखा रखा है। देखिए यहाँ पे 2 स्प्रेडशीट्स हैं, पहली है मिसिंग रिकॉर्ड्स, दूसरी है एक्शन पेंडिंग रिकॉर्ड्स। दोनों में आपको हल्का सा आइडिया देता हूँ दोनों में होता क्या है। अब यहाँ पे देखिए आपकी 2 कैटेगरीज में ना डिफरेंसेस को कैटेगराइज करा गया है। क्या क्या कैटेगरीज हैं, देखिए 2 ही हैं। पहली है मिसिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द अदर वन इज मिसिंग इन गेट रिटर्न डेटा। व्हाट दैट मीन्स इज यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें मिल रही हैं ये वो चीज़ें हैं जो कि वैसे आपकी रिटर्न के अंदर दिख रही हैं, GSTR2B के अंदर ये वाले आइटम्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आपने चीज़ें खरीदी हैं, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कहीं पे भी नहीं है ये वाली एंट्रीज। तो इनको खत्म करने के लिए, वाले डिफरेंस को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे टाटा को बोलना होगा कि अपने अकाउंटेंट को बिठाइए और ये जितने भी इनवर्ड सप्लाईज हैं आपके, ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं है, रिटर्न के अंदर है, तो इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंटर करवा लीजिए। जैसे ही एंटर करवा लेंगे ये वाली एंट्रीज की वजह से जितना भी डिफरेंस निकल के आ रहा था 15 करोड़ वाले अमाउंट के अंदर, वो डिफरेंस खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये एक पहली चीज़ हो गई। एंड 322 लाइन आइटम्स के लिए एक बार में हम डिस्क्रिपेंसी को खत्म कर देंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे दूसरी कैटेगरी पे जाना है विच इज़ दिस मिसिंग इन गेट रिटर्न डेटा। व्हाट दैट मीन्स इज GSTR2B जिसका डेटा हमने फेच करा था वहाँ पे ये वाले आइटम्स नहीं मिल रहे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हैं लेकिन रिटर्न के अंदर नहीं है। अब इसका मतलब क्या निकल के आता है, आपके जो भी वेंडर्स हैं या तो उन्होंने GSTR1 फाइल ही नहीं करी, या फिर अगर फाइल करी है तो हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत कर दी है, कोई ना कोई गड़बड़ कर दी है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके GST नंबर की जगह किसी और का GST नंबर डाल दिया है, ऐसा कोई भी एरर हो सकता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक बार में जितने भी लोग हैं सबको मेल शूट करवानी है कि भाई साहब अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो फाइल कर दीजिए, और अगर कर दी है तो मेरे पास मेरी 2B के अंदर ये वाला डेटा नहीं आ रहा इनवर्ट सप्लाई का, आप चेक करिए आपने कोई ना कोई गड़बड़ करी होगी, उसको प्लीज़ जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करवाइए। तो इन सबको एक बार में मैं मेल शूट कर सकता हूँ। ये मेल शूट करने वाला काम भी आप एक बार में सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं, इंडिविजुअली हर एक को मेल लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये शीट तो मेरी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। 2 टाइप के डिफरेंसेस निकल के आ रहे थे, दोनों के दोनों मैंने रेक्टिफाई कर दी हैं। अब आते हैं अगली वाली शीट पे। ये देखिए ये थोड़ी सी डिटेल्ड होने वाली है, लेकिन यहाँ पे भी आपको इंडिविजुअली लाइन आइटम बाय लाइन आइटम टैली करने की जरूरत नहीं है कि ये वाली चीज़ मेरी रिटर्न के अंदर भी हो, बुक्स में भी हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको कैटेगराइज करके दिखाया गया है कि ये टाइप के आपके डिफरेंसेस निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसमैच देखने को मिल रहा है। अब कौन सी कैटेगरीज हैं सारी की सारी हमें गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पहली कैटेगरी निकल के आती है मैच, जो कि देख के दिल को अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है। 2B के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, दोनों के अंदर एक्जैक्टली सेम डेटा है। लेकिन ये वाले जो आइटम्स है ना, ये देखने के लिए रिकंसिलिएशन नहीं करी थी मैंने, ये तो मुझे पता है मैच कर रहे हैं, मुझे वो 15 करोड़ जानना है कि वो क्यों डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड रुकिए, मुझे फ्रीज करने दीजिए पेन्स को। ये देखिए एक आपकी कैटेगरी निकल के आती है जिसको बोला जाता है सजेस्टिव C10 मिसमैच।
व्हाट दैट मीन्स इज काउंटर पार्टी जो भी निकल के आती है उसका जीएसटी नंबर जो भी निकल के आता है वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और आपकी 2B के अंदर दोनों में डिफरेंट निकल के आ रहा है, विच इज वाई कहीं ना कहीं पे मिसमैच निकल के आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, ये वाले जो दोनों कॉलम्स है आपके, ये किसके हैं? काउंटर पार्टी जीएसटी नंबर के हैं। पहला वाला जो कॉलम है, कॉलम नंबर H, वो आपको बता रहा है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने काउंटर पार्टी का जीएसटी नंबर क्या डाल रखा है, और यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है 2B के अंदर क्या नंबर है। अब ये वाले रो के अंदर हम देखते हैं डिफरेंस निकल के आ रहा है क्या। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, F1ZR है एंड में, और यहाँ पे क्या है, R1Z4। अगेन डिफरेंस है ना कुछ। ये डिफरेंस मैनुअल पंचिंग एरर की वजह से हो सकता है, किसी भी और चीज़ की वजह से हो सकता है। तो ये जहाँ पे भी गड़बड़ है वो गड़बड़ रेक्टिफाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा, बुक्स में दिक्कत है तो बुक्स को रेक्टिफाई करिए, और अगर रिटर्न के अंदर दिक्कत है तो उस केस में रिटर्न में आपको ये रेक्टिफिकेशन करनी होगी। अगली कैटेगरी की बात करते हैं। ये देखिए, ये कौन सी कैटेगरी है? सजेस्टिव मैच कंसिडर ओनली नंबर्स। व्हाट दैट मीन्स इज यहाँ पे कहीं ना कहीं इनवॉइस नंबर में डिफरेंस निकल के आ रहा है। अगेन उसको भी देख लेते हैं, कर ही रही हैं तो काम ढंग से करते हैं। ये देखिए, ये दोनों के दोनों कॉलम्स आपके इनवॉइस नंबर के हैं। लेफ्ट में आपको दिखाया जा रहा है बुक्स में क्या नंबर है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है रिटर्न में क्या नंबर है। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये वाले इनवॉइस नंबर की बात करते हैं, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है आपने क्या डाला है, AC 4 बार 0 डाला है एंड देन 21 लिखा है। जीएसटी रिटर्न की बात करेंगे तो वहाँ पे 4 बार 0 नहीं है, 3 बार 0 है। तो अगेन इनकंसिस्टेंसी है ना, ये वाली इनकंसिस्टेंसी को भी खत्म करा जा सकता है। मजे की बात क्या है, मुझे पता चल गया एक बार में कि इन सारे के सारे केसेस में सेम टाइप का एरर है, तो सबके लिए एक बार में मैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दूंगा और उसको खत्म करवा दूंगा। जो भी एक गैप निकल के आ रहा है उसको खत्म करवा दूंगा। मुझे इंडिविजुअली लाइन आइटम बाय लाइन आइटम ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या दिक्कत है खत्म करो, उसमें क्या दिक्कत है खत्म करो, ये वाला मैच हो रहा है वो वाला मैच नहीं हो रहा। मुझे कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो कि मेरी मेहनत बहुत कम कर देगी। जब लाइन आइटम्स बहुत ज़्यादा निकल के आते हैं तब काफ़ी सारे क्लाइंट्स के केस में 20-20, 25-25 हज़ार लाइन आइटम्स मिलते हैं एक टैक्स पीरियड के अंदर। सोच के देखिए, अगर आपको लाइन बाय लाइन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और जीएसटी या 2B को मैच करना पड़ेगा, कितना बड़ा टास्क हो जाएगा, कितनी बड़ी टीम आपको एक छोटे से काम के लिए बिठानी पड़ेगी। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है टॉलरेंस मैच, जहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, हमने 10 की टॉलरेंस सेट करी थी, यानी कि 10 रुपये तक का अगर प्लस माइनस कोई भी गैप निकल के आता है तो उसको दिखा देना मैच ही है ये, किसकी वजह से, टॉलरेंस की वजह से। टॉलरेंस वाली जो लिमिट हमने सेट करी थी उसकी वजह से। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप फिगर्स को देखेंगे टैक्सेबल वैल्यू की, तो यहाँ पे डिफरेंस है कुछ ना कुछ। यहाँ पे 0.12 है, यहाँ पे 0.13 है, यहाँ 0.91 है, यहाँ पे 0.92 है, लेकिन ये डिफरेंस जो भी निकल के आ रहा है क्योंकि विद इन द रेंज है, तो इसको दिखाया जा रहा है कि आपने रेंज जो सिलेक्ट करी थी उसके विद इन निकल के आ रहा है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर सब कुछ सेम है, तो इसको हम मैच ही बोलने वाले हैं। ऐसे आपकी अलग अलग कैटेगरीज निकल के आती हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैटेगरीज मेरे लिए हो क्या रहा है, क्या मेरा काम खत्म हो गया, रिकंसिलिएशन हो गई? नहीं, लेकिन रिकंसिलिएशन करने का जो मेहनत वाला काम था वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे टाटा को बोलना है कि अपने अकाउंटेंट को बिठा के इन एंट्रीज के लिए आपको ये करना होगा, इन एंट्रीज के लिए ये करना होगा, वगैरह वगैरह। तो मुझे एज कम्पेयर टू अ पर्सन जिसको इन सारी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं कि ऐसे कोई सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते भी हैं मार्केट के अंदर, कंपैरेटिवली काफ़ी कम टाइम लगेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच पर आवर बेसिस पे ज़्यादा चार्ज करके भी मैं कम कोड कर जाऊंगा और मैं क्लाइंट को बेटर टाइमली सर्विसेज प्रोवाइड कर पाऊंगा। आई होप ये वाली वीडियो देख के आपको थोड़ा आइडिया लगा हो कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और इनको प्रैक्टिकली अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर यूज़ करके आप कैसे टाइम बचा सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट।